जय श्री राम। एक घंटा फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे ताकि पेपर में इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन हम कर सकें। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि हम पेपर के क्वेश्चंस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तुम लोगों के नंबर आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, शायद हम यहाँ से थोड़ी सी फिजिक्स ज़रूर सीख लेंगे। वो ज़िंदगी में काम आएगी या नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे, शायद जीवन में कुछ मज़ा आएगा, शायद। तो उस शायद के आधार पर आज हम पढ़ना शुरू कर दें। तो पहली चीज़ जहाँ से हम शुरू करेंगे वह विद्युत धारा। धारा क्या होती है? धारा होता है किसी भी चीज़ का बहना। जैसे पानी की धारा हो सकती है, और किस चीज़ की धारा होगी? शिवलिंग पर दूध की धारा। तो वैसे ही किसी चीज़ का कंटिन्यूसली बहते जाना, वो होता है धारा। तो यहाँ पर कौन बहेगा? विद्युत धारा बहेगी, यानी बिजली बहेगी। बिजली का मतलब क्या है? बिजली का मतलब है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश प्रवाहित होगा। तो विद्युत धारा की क्या परिभाषा है? परिभाषा ये है कि अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ, गोल गोल बना लेते हैं ऐसे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये होता क्या है? जैसे ये चूक है ना, तो अगर मैं ये नए वाले रहते हैं, ये चौक में अगर ये सपोज मान लो ये बिजली का तार है या कंडक्टर कुछ है, और इसमें धारा ऐसे जा रही है, ऐसे बह रही है इधर से इधर, तो ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये जितना एरिया, ये इसको अगर ऐसे करके घुमाऊँ इधर इधर, तो ये जितना एरिया इसका बनेगा, ये वाला इतना एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे होते हुए इसमें से निकल के जा रहे, सपोज इसका कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया मैंने कि इधर एक, ये इसका पूरा क्रॉस सेक्शन ये बना दिया है। इसमें से जितने भी कि कोई टाइम लूँगा मैं कि टी समय में, तो टी समय में जितना आवेश इसमें को गुजर जाएगा, टी समय में जो आवेश इस क्रॉस सेक्शन में से होके गुजर गया, वो होगा मेरा धारा। यानी टी समय में अगर क्यू आवेश इस क्रॉस सेक्शन, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से होकर गुजरा, तो मैं बोलूँगा धारा होगी I बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, इसको असल में मैं बोलूँगा औसत धारा, कि भाई टी अगर बड़ा समय अंतराल है, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, और उस टोटल समय में इतना आवेश गुजरा, तो मैं कहूँगा वो मेरी औसत धारा जो है वो कुल आवेश ऊपर नीचे कुल धारा। ठीक है, लेकिन ये धारा का मान अगर कांस्टेंट रहता है, मतलब धारा का मान बदलता नहीं है, हर टाइम में उतना ही आवेश जा रहा है, तो औसत धारा या किसी क्षण पे भी धारा बराबर रहेगी। लेकिन अगर मेरी धारा बदल रही है, आवेश मतलब कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, अगर बदल रहा है, तो मेरे को अपने इस समय अंतराल को क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा करना पड़ेगा, कि एक क्षण में मैं देखूँ किस क्षण में कितनी धारा है, तो इस टी को डी टी करना पड़ेगा। मतलब तब मैं कहूँगा जो मेरी तात्क्षणिक धारा होगी, तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस, वो क्या होगी? डी क्यू बाई डी टी। तो धारा का मतलब क्या है? धारा का मतलब है अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश की दर। दर मतलब किस रेट से वो गुजर रहा है, मतलब कितने समय में कितना गुजर रहा है। अंग्रेजी में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज passing through a cross section area, that is called electric current। ठीक है, तो ये हो गया, इस चीज़ को मेरे को ध्यान में रखना। अब मैं अगर एक चीज़ पूछूं कि ये आवेश इधर से इधर गुजर क्यों रहा है, जा क्यों रहा है, कौन बोल रहा है इसको कि तू इधर से इधर जा, ये करंट क्यों जाता है इधर? तो सीधी सी बात है, इस आवेश पर कोई बल लगाएगा, कोई इसको धक्का मारेगा कि चल, तभी तो जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? ऐसे तो बैठा रहेगा अपनी जगह। तो इस पर बल कौन लगा सकता है? आवेश पर बल, वो हम पहले पढ़ चुके। आवेश पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र।
आवेश पर बल कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र। और अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कहाँ कैसे होगा? विद्युत क्षेत्र होगा अगर कहीं, मतलब ये वाइस वर्सा है, कहीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा तो विद्युत क्षेत्र है उनके बीच में। और अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है मतलब वहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ विद्युत क्षेत्र है। वो विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाएगा, बल लगाने से वो आवेश गति करेगा, गति करने से वहाँ पर धारा बनेगी। शुरुआत से इस चीज़ का बिल्कुल शुरू करते हैं एक बार। हाँ, ये रिवीजन ही है लेकिन मेरा मन हो रहा है ये बताने का, समझाने का, बड़ा मज़ा आएगा इसमें देखो। फिर जल्दी जल्दी करेंगे आगे का रिवीजन। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक क्यू आवेश रखता हूँ, बिल्कुल हम स्थिर विद्युत की में चले गए हैं, ठीक है। इस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पर हर जगह कोई जो है विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है ना। मुझे पता है विद्युत क्षेत्र इससे ऐसे निकलता है हर तरफ, ठीक है। मैं इधर दो बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मुझे पता है कि इसके पास ये आर दूरी पर है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। इस ए बिंदु पर विभव वी ए है, इस बी बिंदु पर विभव वी बी है। इनके बीच का विभवांतर हो गया वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो है वो होगी कुछ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल या डी आर, जो भी हम बोलेंगे, ठीक है। इधर डी आर लेके पूरा उसको जोड़ना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, वी ए मतलब इसकी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी। सपोज आर प्लस क्या दूरी लूँ इसको, मान लो ये 2r ही दूरी पर है, टोटल 2r दूरी है, तो 2r से लेके r तक, वो सब हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। ये सब छोड़ो, अभी देखो इधर एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी वैल्यू दूरी के साथ साथ कम हो रही है नहीं। मैं कहता हूँ मेरी जो बल रेखाएं होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, तो बल रेखाओं के बीच की दूरी जो है कम हो रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है इधर से इधर जाने पे कमजोर हो रहा है, ठीक है। इधर विभव ज़्यादा है, इधर विभव कम है। अगर मैं कोई आवेश रखूँगा पॉजिटिव आवेश तो उस पर इधर से इधर की ओर बल लगेगा, वो इधर से इधर की ओर भागा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है पहले पीछे की कहानी है। तुम लोग होंगे कि यार ये सब क्यों बता रहे हो, धारा बताओ ना। रुको जरा, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। ये सब पीछे की बात है, अब आएगा मजा। अब मैं यहाँ पर एक कंडक्टर रखूँगा, ठीक है। कंडक्टर मतलब बस का कंडक्टर नहीं, चालक कोई, सपोज चांदी रख दी, बेस्ट कंडक्टर, या लोहा या कुछ भी वैसा कुछ रख दिया, उसका ऐसा एक पीस, ये मैंने कंडक्टर रख दिया। बिल्कुल ए से लेके बी तक सटा के रखते हैं, यहां से लगा के मेरा कंडक्टर यहां तक है, ठीक है। ये ओके। अब हमको पता है इस कंडक्टर के भीतर जैसे विद्युत, इसके भीतर क्या है, पहली बात तो इसके भीतर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके भीतर क्या है, इसके भीतर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा था तब ये क्या कर रहे थे, पहले उस पे आते, बहुत कुछ है बताने को, मजा आएगा, देखते जाना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले इसके अंदर कोई इधर से इधर भाग रहा है, 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 भाग रहे थे, गति कर रहे थे, गति कर रहे थे। क्यों? क्योंकि टी टेम्परेचर पर किसी भी कण का लगभग औसत गतिज ऊर्जा उसकी 3/2 kT है। ये इसकी ऊष्मीय गतिज ऊर्जा है, इसकी वजह से इसके पास ऊष्मीय वेग है, फ्री है और टेम्परेचर है, तो भागा फिरेगा इधर से इधर। लेकिन नॉर्मली अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं, तो इधर से इधर जा रहा है, इधर से टक्कर मार के इधर से इधर भाग जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। मैं इसको अब देखा, मैंने इसको 10 मिनट बाद देखा कि भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कहाँ चला जाएगा, तो देखते हो 10 मिनट बाद भी यहीं कहीं है, 1 घंटे बाद भी देखते हो यहीं कहीं घूम रहा है। मतलब
ऑन एन एवरेज ये कहीं नहीं जा रहा है, इसकी नेट गति जो है लगभग 0 है। अब कहीं जाएगा भी क्यों, कोई किसी एक डायरेक्शन में तो इस पर पर्टिकुलर फोर्स नहीं लग रही है ना, तो कहीं क्यों जाएगा, कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है कभी इधर है, नेट वहीं पर है। अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षण में मैं देखूं तो टोटल, अगर मान लिया एक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, एक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बना लिया, मैं देखता हूँ 1 लाख इलेक्ट्रॉन किसी क्षण पे इधर से इधर भाग गए, 1 लाख, तो उसी क्षण पे कम से कम 99,000 इधर भी भाग गए, अगले क्षण में इधर 1,01,000 भाग जाएंगे। मतलब कुल मिला के एक क्रॉस सेक्शन में भी टोटल कोई आवेश मेरा जो है प्रवाहित नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि इतना आवेश कंटिन्यूसली इधर से इधर भागा जा रहा है, नहीं, जितना इधर से इधर जाता है उतना ही इधर से इधर चला जाता है। मतलब नेट फ्लो क्या है, नेट आवेश के प्रवाह की दर 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। किसी इसके बिंदु के बीच में कहीं कोई विभवांतर नहीं है, कहीं विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस पर इसको विद्युत क्षेत्र में लाके रखा, विद्युत क्षेत्र E आया इसमें, हमने पढ़ा था क्या कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इनके पास निगेटिव चार्ज है, इन पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर 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 भाग जाते हैं, टिक 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 टिक, इधर निगेटिव चार्ज और इधर इधर पॉजिटिव चार्ज बचता है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करके अपना एक विद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न करते हैं, जो कि उतना ही होता है जितना बाहर वाला विद्युत क्षेत्र था। तो इसके भीतर टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, अभी आवेश का प्रवाह हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन गति करके गए उस विद्युत क्षेत्र में, ये इलेक्ट्रॉन गति करके गए क्योंकि इस बाहर के विद्युत क्षेत्र ने इन पर क्या लगाया, बल लगाया, तो करंट फ्लो हुआ थोड़े से टाइम तक। लेकिन जैसे ही टोटल इन्होंने अंदर उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जितना बाहर से हमने लगाया था, तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो गया मेरा, नेट विद्युत क्षेत्र मेरा 0 हो गया। अब एक चीज और समझो, यहाँ अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, ये निगेटिव आवेश इधर पहुंच गए, पॉजिटिव आवेश इधर पहुंच गया। मतलब पता क्या है, ये जो पॉजिटिव आवेश यहाँ पर पहुंच गया है, अब इसने इधर आगे, इधर इस बिंदु ए पर VA विभवांतर था नहीं, अब इस बिंदु B पर भी VAE विभवांतर कर दिया। बड़ी बाबा, या फिर अब इसको मैं पता नहीं, या तो इसने VA का VA कर दिया या VB का VB कर दिया, क्योंकि इनके बीच में विभवांतर नहीं बचा, और जब इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं बचा, विद्युत क्षेत्र मतलब 0 हो गया, विभवांतर नहीं बचा, तो अब क्या होगा, अब धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा कब बहेगी, आवेश कब से कहाँ, आवेश जो है जैसे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। तो अगर इधर विभव कम होता तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर जाते रहते, अब नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया है, क्योंकि विभवांतर नहीं बचा है। अब अगर कोई चीज ऐसी हो जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा के वापस अपनी जगह इनको रख दे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए थे इनको उठा के वापस कोई उनको वहीं रख दे, तो क्या होगा, यहाँ फिर से विभवांतर की इनके बीच में VA माइनस VB विभवांतर हो गया, उठा के वहीं रख दिया, ये फिर से गति करके जाएंगे उधर, फिर से इनको उठा के तुरंत इधर रख दे, ये फिर से गति करके इधर जाएंगे, फिर से इनको उठा के इधर रख दे, फिर से गति करते जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली इसमें ये गति करते जाएंगे, धारा बहती जाएगी। ये काम करेगा कौन, इनको उठा के यहाँ से बार बार यहाँ कौन रखेगा। मतलब कोई चीज ऐसी हो जो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे, एक विभवांतर मेंटेन करके रखे, तो धारा कंटिन्यूअसली बहती जाएगी। ये काम कौन करेगा, किस में है इतना दम। ये काम करती है मेरी विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत सेल को जब मैं इधर से इधर, इसको भूल जाओ, अब इस पॉजिटिव चार्ज को, इसके बीच में अब विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा वो करेगी मेरी विद्युत सेल। मैंने इसको ऐसे जोड़ा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ।
और इधर से फिर से इलेक्ट्रॉनों ने सोचा अभी भाग के जाते हैं और इस बाहर से जो विद्युत क्षेत्र लगा इसको जीरो कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग के गए, इधर से गए, इस तार में आए, इधर टर्मिनल में पहुंचे कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। मतलब इधर का इसके बीच में जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, सपोज ये VA माइनस VB, ये पॉइंट A है B है, इसने इस बैटरी ने मेरा VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। या सिंपली अब उसको मैं V भी बोल सकता हूँ कि V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो VA माइनस VB की वैल्यू ही वो क्या होगी, V होगी, ठीक है। उतना पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाके सोचेंगे इसको जल्दी से जीरो करो, पर ये बैटरी क्या करती है, जैसे इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया उसको खा जाती है और इधर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, वो जाके इधर पहुंच जाता है, फिर से वो भाग के आता है, उसको इधर आती है, उसको फिर खा जाती है, इधर से खा के इधर एक छोड़ देती है, इधर से खा के इधर एक छोड़ देती है, इधर से खाते हैं इधर एक छोड़ देती है। तो एक टाइम तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है इस सेल की इलेक्ट्रॉन खा के इधर से खा के इधर छोड़ती है, तो इसमें इसकी कुछ ऊर्जा व्यय होती है। एक्चुअली खाती है मतलब क्या है, केमिकल, एक इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन एक लिमिटेड टाइम तक ही तो हो सकती है, जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे क्या होता है, जितनी रिएक्शन होनी थी वो हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, ये सेल जो है डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, डाउन हो जाती है, मतलब फ़ोन जैसे बैटरी डाउन होगी ना वैसे ही। तो एक टाइम तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो इलेक्ट्रॉन भागता रहता है, तो करंट बहता रहता है। लेकिन जैसे ही ये डाउन हो जाएगी, इसमें जितनी जो रासायनिक ऊर्जा थी वो सारी यूज हो गई इसकी, तो फिर क्या होता है, आज डाउन हो जाती है बैटरी, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। यानी उसके बाद क्या होता है, जो पोटेंशियल ये डिफरेंस मेंटेन कर पा रही थी वो ख़त्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब चार्ज का फ्लो होना बंद। अच्छा, हम पहले बोल रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन्स, जब मैंने ये सब नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन कर रहा था, इधर से इधर भागा, 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 इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। मान लिया मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स, और मैं उन सब का जो है ये मोशन जोड़ता हूँ, उसको उसमें अब एक बोलते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3, सबका जोड़ के और उसका एवरेज लेता हूँ। तो मैंने कहा था आधे इधर गए तो आधे उधर गए, टोटल कोई कहीं नहीं गए, टोटल आता था जीरो, उसमें वेग जीरो था। लेकिन अब क्या हुआ, ये विद्युत क्षेत्र कंटिन्यूअसली उस पर इधर को बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन को, उसको प्रेरित करता है कि इधर को भाग मेरे भाई, ऐसे रैंडमली तो भाग ही रहा है तू, साथ में इधर को भी भाग। मतलब पहले वो ऐसे भाग रहा था, बाद में क्या हुआ, ऐसे तो भागता ही है, साथ में ऐसे ऐसे इधर इधर भी जाने लगता है, ठीक है। देखो अब नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा है ना, पहले तो वहीं था, पूछ नहीं रहा था। अब इस दिशा में एक वेग है, ठीक है, इस दिशा में अब एक वेग है, उस वेग को मैं क्या बोलता हूँ, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ठीक है। एक छोटा और नियत वेग, नियत है ये, मतलब लगभग कांस्टेंट वैल्यू उसकी रहती है, क्योंकि हम तो सोचेंगे भाई विद्युत क्षेत्र है, बल लगा रहा है तो त्वरण होना चाहिए, एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है, v बराबर u प्लस AT, ऐसे करके बढ़ती जाती है वेलोसिटी। तो लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 टक्कर मारता रहता है ना, टक्कर मारता रहता है, तो अपनी ऊर्जा जो विद्युत क्षेत्र ने इसको दी t समय में, वो टक्कर मार के कहीं ना कहीं खपा देता है, फिर से फ्रेश एकदम स्टार्ट करता है, फिर से कहीं टक्कर मारता है, फिर से कहीं टक्कर मारता है, ठीक है। यहाँ पर हम 2-3 चीज़ पढ़ेंगे काम की, वो इसको ध्यान से देखना। सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने यहाँ टक्कर मारी है, फिर 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 इधर टक्कर मारी है, तो यहाँ पर एक टक्कर मारी, यहाँ पर एक टक्कर मारी, 2 टक्करों के बीच में जो इसने रास्ता तय किया जहाँ पर कोई टक्कर नहीं मारी है, इसको बोलते हैं मुक्त माध्य पथ। क्या बोलते हैं, मुक्त माध्य पथ, अंग्रेजी में मीन फ्री पाथ। और इस दूरी को तय करने में जो इसने टाइम लिया है उसको बोलते हैं इसका श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, अंग्रेजी में रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है।
इसको टाउ से लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का टाउ 1, 2 का टाउ 2, 3 का टाउ 3, ऐसे ऐसे करके। तो देखो पहले जो उसका वेग था वो कितना था, पहले u1 प्लस u2 प्लस u3 हर एक का ऐसे कर रहे के जोड़ रहे थे, लेकिन अब उसका जो वेग होगा वो होगा u1 प्लस a टाउ 1। ए क्या है, ए त्वरण है। त्वरण क्यों है, क्योंकि उस पर बल लगा रहा है। बल कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगा रहा है, ठीक है। दूसरे का होगा u2 प्लस a टाउ 2। क्या अभी हम अनुगमन वेग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस अनुगमन वेग से वो इलेक्ट्रॉन इस चालक में चलते हुए जाएगा। u2 प्लस a टू 2, तीसरे का u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे करते 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 तो मैं इनको u1 प्लस u2 इनको तो सबको अलग अलग ले लूँगा, ठीक है। और ये सारे तो हमको पता है 0 हो जाते हैं, प्लस a कॉमन ले लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ऐसे ऐसे कर, ठीक है। और मेरे को एवरेज लेना है इनके सबके वेग का, ठीक है। एवरेज लेना है तो जितने भी हैं n है सपोज, तो n से जो है डिवाइड भी करूँगा, तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। सब वेक्टर है, ये भी वेक्टर होता है। इधर इन सब का टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 n तक जोड़ के उनको n से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आ जाएगा, उसको बोल देंगे टाउ एवरेज। ये तो हो जाएगा सारा 0, मतलब कुल मेरा वेग जो अनुगमन वेग आएगा, कितना वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो होगा a और टाउ सारों को जोड़ा n से डिवाइड कर दिया, टाउ का एवरेज, यानी औसत सरांतिकाल गुणा त्वरण। त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा कितना उस पर बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र माइनस ई। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव आवेश है, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। यानी ये दिखाता है मेरा कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, ठीक है। वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, ये बल हो गया, ठीक है। बल फोर्स हमने पढ़ा था ना, फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है, एम ए भी होता है। तो ए निकालना है तो एम इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ठीक है, तो अपॉन एम, ये मेरा त्वरण की वैल्यू होगी इनटू टाउ एवरेज। तो ये एक तरीके से अनुगमन वेग का और विद्युत क्षेत्र का संबंध होगा, इसको ध्यान से याद रखना है। वी बराबर माइनस ई टाउ बटा एम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है बहुत ही कम आती है, लगभग 10 की पावर माइनस के 4 मीटर पर सेकंड, ये इतनी इसकी वैल्यू आती है। यानी इतने वेग से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर 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 इधर, मतलब इतने वेग से वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, ऐसे सीधा, ये उसका अनुगमन वेग है वी डी। अब ये ऐसे ऐसे तो हो ही रहा है, उसको हम भूल गए, हम तो खाली देख रहे हैं कि इधर कितनी स्पीड से जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट देखना में तो केवल, ठीक है। और ये क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखो उसका आवेश इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, औसत क्रांतिकाल कांस्टेंट ही कुछ वैल्यू आएगी इसकी। विद्युत क्षेत्र हमने एक पर्टिकुलर विद्युत क्षेत्र लगाया, वो बदल नहीं रहा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो इसका मान जो है नियत है। तो इतने अनुगमन वेग से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर मैं यहां पर एक अपना क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गुजर के जाएंगे, तभी तो मैं कितना आवेश गुजरेगा उस क्यू को टी से भाग दे के मैं धारा का मान बताऊंगा, और यहाँ से मेरा धारा में और अनुगमन वेग में संबंध निकलेगा। यानी मैं इस क्रॉस सेक्शन से होता हुआ कितना आवेश जाएगा वो अब मेरे को कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ पहले ही अपना लेके चलूँगा। मैं कहूँगा कि मेरे पास टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे, जो मैंने अपना ये क्या बोलूँ जो चालक लिया है कंडक्टर्स, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कितने हैं, वो n इलेक्ट्रॉन्स है। मैं कहता हूँ इसका आयतन क्या होगा, इसकी लंबाई मैं कहता हूँ l लंबाई है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो a है। तो मैं कहता हूँ इसका आयतन जो होगा वॉल्यूम वो हो जाएगा a इंटू एल, ठीक है। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम अगर वो मतलब एक तरह से सिमेट्रिकल है पूरा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
ऐसे शेप्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिज्म, प्रिज्मेटिक अगर शेप है। देखो दो तरह की शेप होती है, एक प्रिज्म जैसी और एक पिरामिड जैसी। पिरामिड जैसी क्या है, नीचे बेस का एरिया ज़्यादा है और ऊपर जाके वो एक चोंच पे मिल रही है, ये तो होता है पिरामिड जैसी। प्रिज्म जैसी क्या है कि जैसा नीचे बेस है ऊपर तक पूरा शेप वैसा का वैसा ही है, ठीक है, ऐसे नहीं मिल रहा, वैसा का वैसा ही है। यानी मेरा मतलब एक तरह से जो मेरा सिलेंडर होगा, प्रिज्म नहीं है लेकिन एक प्रिज्म जैसा शेप है, क्योंकि नीचे से जैसा है उसका बेस पूरा का पूरा वैसा ही है ऊपर तक। लेकिन जो मेरा कोन होगा, कोन मतलब क्या होता है हिंदी में, कोन मतलब भूल गया यार मैं, CONE, शंकु। जो मेरा शंकु होगा वो एक तरह से पिरामिड जैसा होगा, मतलब नीचे से बेस जो है वो ऊपर तक लगातार घट रहा है। तो अगर इसका मेरे को वॉल्यूम लिखना है तो मैं इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या बेस का जो क्षेत्रफल है और इनटू इसकी जो हाइट या जो भी लंबाई उसको बोलूँ वो कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम में मेरे को 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू बेस का वॉल्यूम, बेस का एरिया, या क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का एरिया कुछ नहीं है, वो हमेशा कम होता जा रहा है, तो इसका बेस का एरिया ही बोलना पड़ेगा, और इनटू जो भी इसका ये हाइट है h, ऐसा करना पड़ता है। याद है ना इसका वॉल्यूम 1/3 πr²। खैर वो सब मैथ 10th क्लास का हटाओ। तो ये इसका आयतन है। तो मैं कहता हूँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कितनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घनत्व, उसको मैं लिखूंगा स्मॉल n, मैं लिखूंगा कुल जितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसको उसके वॉल्यूम से भाग दे दो। ये इसकी डेंसिटी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, मतलब पर क्यूबिक वॉल्यूम जो भी मैं उसकी यूनिट लूँगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं वॉल्यूम की कुछ भी वैल्यू ले लूँ, मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम मेरा कुछ भी बोलूँ कि x है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा जो x तुमने वॉल्यूम लिया है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की गुणा कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है आयतन इतना है और ये होगी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व हिंदी में बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, ओके ठीक है। मैं कहता हूं कि यहां मैंने अपना एक क्रॉस सेक्शन बना लिया इधर, ठीक है। मैं कहता हूं कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस स्पीड से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं VD की स्पीड से, VD की स्पीड से चल रहे हैं। तो t टाइम में कितनी दूरी तय करेंगे वो, तो वो होंगे t टाइम में दूरी बराबर उसके जो स्पीड है गुणा टाइम, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी दूरी तय करेंगे। यानी अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यहाँ है तो यहाँ से अगर मैं VDT दूरी तक लूँ, ये मान लिया VDT दूरी है, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इसको पार करके चले जाएंगे। यानी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से लेकर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन तक जो भी होंगे सब इसको t टाइम में पार कर जाएंगे। उतना आवेश t टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से पार कर जाएगा। इधर के जो होंगे वो रह जाएंगे बेचारे, उनका नंबर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब पार करके चले जाएंगे। तो t टाइम में VDT इतने इलेक्ट्रॉन्स पार करके इतनी दूरी तक के, ठीक है। उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये लंबाई मल्टीप्लाई ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब VDT इंटू A, इतने वॉल्यूम्स के इलेक्ट्रॉन्स पास करके चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इतने वॉल्यूम में, तो ये जो मेरी वॉल्यूम है मैंने अभी बताया था उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की गुणा कर दूंगा मैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स पार करके चले जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसमें मैं E की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना चार्ज मेरा जो है पार करके चला गया t टाइम में, ठीक है। देखो क्या निकाला, पहले निकाला कि कितनी लंबाई तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसमें A से मल्टीप्लाई कर दी, इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। फिर उसमें डेंसिटी की गुणा कर दी, टोटल उतने वॉल्यूम में उतने इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मल्टीप्लाई कर दी, इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज है, ठीक है। तो इतना टोटल इतना चार्ज मेरा यहाँ से यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन को पार करके चला गया। मैं कहता हूँ इस इतना चार्ज t समय में प्रवाहित होके गया है, तो मेरा करंट क्या है, तो मैं कहता हूँ करंट होता है मेरा I बराबर Q/T।
क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू ये है, इसको ऐसे लिखूंगा NEAVDT और नीचे है T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, करंट I आ गया मेरा NEAVD, ये हो गया मेरा करंट, है ना कमाल की बात, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो जी, ओके, इतना करंट मेरा पार करके जा रहा है, इतना चार्ज पार करके जा रहा है, सॉरी, तो ये मेरा करंट है। ये सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन एक लिया, ये क्रॉस सेक्शन मैं कहीं भी बना सकता हूँ, ये मैंने अपना कंडक्टर ही ऐसा लिया कि इसके सारे क्रॉस सेक्शन बराबर है, ठीक है, तो हर क्रॉस सेक्शन में से इतना इतना करंट, मतलब इसमें कंटिन्यूसली हर जगह उतना करंट जा रहा है। यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लूंगा उसमें भी इतना ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाले भी VDT की स्पीड से जा रहा है, VD की स्पीड से जा रहा है, T टाइम में उतना, यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लूंगा यहाँ वाले भी उतना ही जा रहा है, मतलब पूरे कंडक्टर में इतना करंट बह रहा है, NEAVD। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, खूब बड़ी वैल्यू होती है इसकी, जैसे कॉपर वगैरह के लिए 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब भी बहुत बड़ी चीज़ है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, पर उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E बराबर सबको याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ए क्षेत्रफल कुछ देगा मेरे को तार का क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू तो यूजुअली मिलीमीटर्स में होगी, इतने बड़े बड़े तार थोड़ी ना लेंगे, तार तो वही पतले पतले। और VD उसका अनुगमन वेग लगभग 10⁻⁴, यही उसी कोटि का होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात तो भूल गए, मेन बात तो बतानी भूल गए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जा क्यों रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं, ये धारा इसलिए बह रही है क्योंकि मैंने इस अपने कंडक्टर के दोनों किनारों पे एक पोटेंशियल लगवाया हुआ है V, वो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी विभवांतर, और वो विभवांतर मैंने कैसे लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको एक अपनी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई L थी, L लंबाई का था टोटल, तो इसमें विद्युत क्षेत्र मेरा, इसमें मेरा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, इतना विद्युत क्षेत्र मेरा इसमें उत्पन्न होया होगा। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बढ़ाऊंगा, बड़ी बैटरी लगाऊंगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की बैटरी लगाऊंगा, तो मेरा अनुगमन वेग बढ़ेगा, VD बढ़ेगा। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी उतना ही रहेगा, इसका क्षेत्रफल भी उतना ही रहेगा, कौन बढ़ेगा, VD बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। ओके, चीजों को फिर से लिखते हैं दोबारा। पहले मैंने अनुगमन वेग की वैल्यू निकाली थी, VD बराबर E, माइनस चिन्ह छोड़ दे रहा हूँ अभी, खाली वैल्यू लिखना है, τ/m, और I बराबर NEAVD, तो VD की वैल्यू यहाँ से लिख दूँ, I बराबर NEAVD की वैल्यू E τ/m। E ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और E कब ज़्यादा होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाऊंगा। E की वैल्यू भी लिख देता हूँ V/L, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ, फटाफट इधर V और नीचे L। तो अगर ये V पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है धारा है, मैं इनका अनुपात लूँ, V बराबर IR, तो हमने पढ़ा ही हुआ है बचपन से 10वीं क्लास से, तो इस I को नीचे ले जाता हूँ, बाकी सबको इधर ले आता हूँ, बाकी सबके जो नीचे ML है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है N E/E² हो गया, A और τ बराबर हो गया V/I, ये हो गया कि नहीं, V/I बराबर ML/NE² A τ। ये अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ, M क्या है, M यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा था, इलेक्ट्रॉन पर बल और उसका द्रव्यमान तो कितना त्वरण था उस पर। L जो है चालक की लंबाई है, N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A जो है ये क्या है,
है ए, अरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और टू था औसत श्रांति काल, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। अगर एक चालक का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, इतना टुकड़ा लिया, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर टुकड़ा दूसरा ले लिया, लंबाई अलग कर दी, तब ये लंबाई बदल सकती है। ठीक है, लंबा ले लिया तार, छोटा ले लिया, पतला ले लिया, मोटा ले लिया, तो ये सब, ये एक्चुअली जो v बटाई है, बाकी पूरा जो कांस्टेंट ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं r। ठीक है, और इसको बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध, ओम का नियम याद आ गया, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालकों के लिए होता है, बढ़िया जो मेटल के कंडक्टर्स हैं उनके लिए होता है, क्योंकि बाकियों के लिए ना बहुत अलग कंडीशन है, वो बाद में बात करेंगे, अर्धचालक वगैरह। तो यहाँ पर मेरे को भी ये ध्यान रखना है, आर की वैल्यू क्या आ गई? ml/ne² A2। इसको लिख लेता हूँ कहीं पर, R बराबर ml/ne², टो इधर लिख लेता हूँ, ए इधर लिख लेता हूँ। ये डिपेंड करता है लंबाई कितनी ली हमने किसी चालक की, ये डिपेंड करता है कितना पतला मोटा है, बाकी सब ये किसी एक चालक के लिए कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट रहेगा इसको मैं बोलता हूँ रो, प्रतिरोधकता, R बराबर ρl/A। ठीक है, रो बराबर क्या होगा? m/ne² टो। भाई उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है और उसमें श्रांतिकाल कितना है, ये तो हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा ना। तो रो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगी कि तार कितना लंबा लिया है या कितना मोटा लिया है, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा कि तांबा लिया है, चांदी लिया है, सोना लिया है, क्या लिया है। ठीक है, रो की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होगी? चांदी के लिए होगी, क्योंकि वही बेस्ट कंडक्टर है, उसी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आता है R बराबर ρl/A। यहीं से फिर वो आता है कि अगर मैं तार को दुगुना लंबाई दुगुनी कर दूं खींचकर, तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है। पहले मान लिया लंबाई L1 है और A1 है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो प्रतिरोध कितना था? प्रतिरोध R बराबर ρl1/A1 था। बाद में तुमने क्या कर दिया? लंबाई दुगनी कर दी। ठीक है, तो जो A2 की वैल्यू है वो क्या आएगी? L1 से L1 कैंसिल हो गया, A2 की वैल्यू आधी हो जाएगी, ये A2 की वैल्यू होगी। बाद में प्रतिरोध क्या लिखूंगे? इसको R1 लिखो, इसको R2, ρl2/A2 लिखूंगे। अब L2 क्या है? ρl2 है पहले से दुगनी इंटू 2L1, और A2 क्या है? पहले से आधी, A1/2, तो 2 ऊपर चला गया, 4 इंटू ρl1/A1, और ρl1/A1 क्या है? पहले जो R1 की वैल्यू, यानी 4 इंटू R1। कुल मिला के अगर किसी की वॉल्यूम उतना ही रखे और उसमें अगर n गुना उसको खींचते हैं, तो उसका प्रतिरोध n² गुना बदल जाता है। ठीक है, 2 की वैल्यू अगर n होती, ठीक है, तो क्या होता है? R' बराबर n² R, पहले जो था। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा खींच के बड़ा ही करे, हो सकता है दबा के पतले से मोटा करे, यानी n की वैल्यू सिर्फ जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 यही हो, ऐसे भी हो सकता है n की वैल्यू आधी हो, 1/3 हो, आधी होगी लंबाई तो वो 4 गुना हो जाएगा, नहीं मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दुगुना खींचा था तो 4 गुना हो गया, आधा करेंगे। लेकिन अगर काट के अगर आधा कर दिया, ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इसको भी ध्यान से देखो, ये तार था ऐसे, ठीक है, इसकी पहले लंबाई L थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, इसको काट के आधा कर दिया। ठीक है, यानी लंबाई क्या कर दी? लंबाई तो L/2 कर दी, लेकिन अभी भी क्षेत्रफल तो यही है। तो पहले प्रतिरोध कितना था? पहले था R बराबर ρl/A। अब कितना होगा? अब R' बराबर ρl/2A,
यानी पहले का क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, पहले का आधा हो गया, r/2 हो गया। अब इसको ऐसे बोल सकता है श्रेणी क्रम में जोड़ दो या समांतर क्रम में जोड़ दो प्रतिरोधों का संयोजन। इतना तो तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, मैं बता सकता हूँ। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया r/2 और r/2, ठीक है, जैसे ये है अभी, तो वो तो क्या बन जाएगा, फिर से r बन जाएगा श्रेणी क्रम में। तो r/2 प्लस r/2, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, r बराबर r1 प्लस r2 जोड़ते हैं ना, r/2 प्लस r/2 r हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया तो फिर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 2/r प्लस 2/r इक्वल टू 4/r, r बराबर, इसको r डैश लिख लेना चाहिए। फाइनल आंसर जो है क्या हो जाएगा, r/4। तो ऐसे सवाल दे सकता है कि उसको काट के 4 टुकड़े कर दिए, चारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो नया प्रतिरोध कितना हो गया। तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि एल बदल रहा है या ए बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रही है या उतनी ही रखनी है, करके हो जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा हाँ, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, मैंने कहा था कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें से क्यों आवेश बह रहा है, ठीक है, क्यों आवेश t टाइम में, तो धारा होती है I बराबर Q/T। अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a क्षेत्रफल है, इसका क्या है, a क्षेत्रफल है, और अगर इसमें धारा को a से डिवाइड कर दो इसके क्षेत्रफल से ही, इसकी डेंसिटी निकालो, मतलब कुल जो क्षेत्रफल में से गुजर रही है, पर यूनिट क्षेत्रफल में से कितना करंट गुजर रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत। देखो करंट जो है इस अनुप्रस्थ काट के कैसे गुजर रहा है, लंबवत गुजर रहा है, यानी अनुप्रस्थ काट अगर ऐसा है तो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसा है तो करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत जो गुजरने वाला धारा है उसको हम बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक है, बढ़िया है। मतलब अगर करंट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो उस करंट को उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो तो वो होता है मेरा धारा घनत्व जे। और ये एक सदिश राशि है, एक्चुअली धारा होती है इस जे का और इस ए का डॉट प्रोडक्ट, यानी जे ए कोस थीटा, ठीक है। देखो धारा ए के लंबवत है और जो है ए की जो क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होती है, उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा होती है। देखो मेरा हथेली तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी दिशा ऐसे लंबवत है, इसके लंबवत है, इस दिशा में है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो पूरा हथेली दिख रहा है क्योंकि अब इसकी दिशा इधर है, क्षेत्रफल की दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो सपोज यही मेरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ऐसे धारा जा रही है, ठीक है, ए से इसका क्षेत्रफल है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आई बराबर जे ए हो जाएगा। लेकिन सपोज थीटा की वैल्यू कुछ और है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ ऐसे हो गया है, ठीक है, और धारा ऐसे जा रही है, यानी कि जो इसका अब ऐसे हो गया, यानी जो इसका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस दिशा में हो गया ऐसे, यानी कोण थीटा बना रहा है, यानी इसका जो है अब मेरे को इसके लंबवत वाला जो घटक है, करंट के लंबवत इसका एक घटक लेना पड़ेगा। इसका करंट के लंबवत घटक क्या होगा, ऐसे इसका घटक हो जाएगा थीटा के कोण पे, मतलब ए कोस थीटा उसका घटक हो जाएगा थीटा के कोण पे क्षेत्रफल का, ठीक है। तब मेरा मैं कहूँगा जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए कोस थीटा। वो यहाँ से भी देख सकता हूँ मैं इस फॉर्मूले से भी, कोस थीटा जरूरी थोड़ी ना हमेशा थीटा की वैल्यू 0 ही हो, कुछ भी हो सकती है। तो जे बराबर आई बटा ए कोस थीटा। अगर क्षेत्रफल वेक्टर जो है और जो धारा है उसके बीच में थीटा का कोण हो, तब तो मेरा ये जे होता है धारा घनत्व। अच्छा देखो मैंने एक बात बताई थी कि अगर मैं ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूँ तो ज़्यादा धारा बह रही है, बताई थी ना।
अरे मैंने कहा था आई बराबर NE/AVD, फिर मैंने कहा था VD बराबर E टाउ बटा M, इधर E आ गया था E² E टाउ बटा M। तो E की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस I की वैल्यू भी बढ़ेगी ना, है ना। और इस A को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ, इस A को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ तो I बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा NE² E टाउ बटा M। ये क्या है, ये है J। तो अगर E की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो धारा घनत्व की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, J की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी आवेश गुजर रहा है, ज़्यादा धारा जा रही है, ज़्यादा धारा जा रही है, तो धारा घनत्व की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं इस J का E का अनुपात निकाल लूँ, J बटा E, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा NE² टाउ बटा M। इसको हम कुछ बोलते हैं, इसका हम कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वो मेरे याद नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको उलट देता हूँ, E बटा J निकालता हूँ। E बटा J निकालूंगा तो क्या आएगा M बटा NE² 2। ये देख के कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया? नहीं याद आया, अभी याद दिलाता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था R बराबर ML बटा NE² A टाउ। मैंने कहा था M बटा NE² टाउ, L बटा I को छोड़ के R बराबर रो L बटा I। रो की वैल्यू क्या थी M अपॉन NE², तो M अपॉन NE² 2, वही है क्या? ये क्या होता है, रो होता है। तो ये क्या होगा, ये 1 बटा रो होगा, J बटा I। J यानी धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात जो है उसको हम बोलते हैं चालकता। चालकता जो कि इस प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, चालकता बोलते हैं उसको। 1 बटा रो लिखेंगे या फिर इसको सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या है, मेरी चालकता। तो धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं चालकता। हेडिंग नहीं बता रहा हूँ कौन सा आ जा रहा है, लेकिन आ जा रहा है, मजा आ रहा है। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है मेरा, चालकता होती है, चालकता सिग्मा। अच्छा, इधर से एक चीज और थी, क्या थी, याद नहीं आ रहा। चलो जब याद आएगा तब की तब नहीं। तो ये होगी मेरी चालकता, जो कि प्रतिरोधकता की भी हम वैसे ही परिभाषा देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात जो है वो प्रतिरोधकता हो जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र कम लगाऊं और मेरे को धारा ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब उस चीज़ की मेरी चालकता ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और अगर मैं विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा लगाता हूँ तो भी मेरी J की वैल्यू मेरे को कम ही मिल रही है, तो मतलब क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी उस चीज़ की, है ना। हाँ ओके। VD और E का जो अनुपात है वो क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही जैसे चालकता यहाँ से निकल गई, ऐसे ही VD बराबर जो है वो क्या था, E टाउ बटा M था। अगेन माइनस नहीं लिख रहा हूँ, खाली वैल्यू देख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं इस E को निकाल के लाता हूँ बाहर तो क्या बचा, E टाउ बटा M। इसका मतलब अगर इस चीज़ की वैल्यू अगर ज़्यादा, मतलब कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी मेरे को अनुगमन वेग ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा जल्दी गति करती है। और अगर मैं ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगाऊँ तब भी मेरे को VD की वैल्यू कम मिले, मतलब यह वैल्यू कम है, मतलब वो चीज़
सरक के ही नहीं रहती, धीमे धीमे चल रही। इस चीज को बोलते हैं मोबिलिटी, म्यू। मोबिलिटी क्या है? अनुगमन वेग का और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, वो क्या है मेरी मोबिलिटी। जैसे यहाँ पे अभी कोटर है नहीं, हम बोलते हैं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोटर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जल्दी से मुक्त है, जल्दी जल्दी जाता है। कोटर की मोबिलिटी कम है, क्योंकि जो कोटर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोड़ो फालतू की बकवास है अभी के लिए। तो E/2/m को म्यू बोलते हैं। फिर से इधर आना जरा, ये तो मेरे जे वाले फॉर्मूले में भी था कहीं, E/2/m, जे बराबर क्या था? जे बराबर क्या था? अरे इसको पलट देते ना, J/E था NE² τ/m। तो E/τ/m को छोड़ दूं मैं, NE को एक इधर लिख लिया इंटू E/τ/m। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा म्यू। तो J/E क्या हो गया? NE म्यू। मोबिलिटी इंटू क्या है ये? फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये किसके बराबर है? ये था मेरा चालकता के बराबर। तो चालकता मेरी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? NE म्यू पर। N मतलब क्या है कि कितनी फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चालकता, कम होगी कम चालकता। फिर उसका आवेश E, तो वो तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट बात है। फिर अगली चीज़ है म्यू, मोबिलिटी, वो चल कितनी आसानी से रहा है, उस पर भी तो चालकता डिपेंड करेगी ना। जल्दी जल्दी फिसल के जा रहा है कि आराम से जा पा रहा है। मोबिलिटी क्या है उसकी? एक मोटरसाइकिल में डालना ना मोबिल ऑयल, क्या होता है पता नहीं। तो जिसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी उसकी चालकता ज़्यादा होगी, और जिसकी गतिशीलता कम होगी उसकी चालकता कम होगी। अच्छा ठीक है, अब क्या बचा? हाँ, अब एक चीज और है, इस चालकता पर, इस प्रतिरोधकता पर, इस सरांति काल पर, इन सब पर, इस प्रतिरोध पर टेम्परेचर का प्रभाव। हाँ, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वेग की वजह से रैंडम मोशन करते हुए रहते हैं, डिग। अगर मैं, और ये मोशन किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। इसके पास एक ऊर्जा होती है उसमें, ठीक है, उसी की वजह से 3/2 kT। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा तो जल्दी टक्कर मारेगा। तो दो टक्करों के बीच का जो समय है, रिलैक्सेशन पीरियड, श्रांति काल, वो कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ी तो टाउ कम हुई, और टाउ कम होगा तो ये रो बढ़ेगा। यानी किसी भी मटेरियल का रो टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है भाई, क्योंकि टेम्परेचर पर टाउ निर्भर करता है। रो बढ़ेगा तो R बराबर रो L बटाए रो बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और म्यू जो है वो टो पे डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा टक्कर मारेगा तो जो उसकी गतिशीलता है, कितनी आसानी से निकल जा रहा है, गतिशीलता स्पीड नहीं है, गतिशीलता है कितनी आसानी से भाग जा रहा है। टाउ की वैल्यू क्या हुई थी? कम हो गई थी। टाउ की वैल्यू कम हो गई तो उसकी गतिशीलता कम हो गई, उसकी गतिशीलता कम हो गई तो उसकी चालकता कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता कम हो जाएगी। चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, धारा कम हो जाएगी, धारा घनत्व कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्रतिरोध बढ़ेगा, V बराबर IR, तो R बढ़ा, I गिर गया, ठीक है। लेकिन कितना बढ़ता है प्रतिरोध, उसके लिए हम बोलते हैं एक प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, अल्फा। हम कहता हूं कि मेरा मान लिया कोई T टेम्परेचर है, उस पर प्रतिरोध मेरा कुछ RT है,
ठीक है, नहीं तीनों टेम्परेचर लेता हूँ, उस पर प्रतिरोध मैं लेता हूँ R0, कुछ भी हो सकता। फिर मैंने कहता हूँ मैंने इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, और ये किसी में भी ले हो आप, डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू पे निर्भर नहीं करतेगा, बदला कितना है आपने उस पर निर्भर करेगा। तो मैं कहता हूँ टेम्परेचर में चेंज होता है कितना, डेल्टा टी चेंज होता है टेम्परेचर में, तो मेरा प्रतिरोध में भी कुछ चेंज होगा। ठीक है, प्रतिरोध में भी कुछ चेंज होगा, डेल्टा आर नोट, डेल्टा आर ही लिख लेता हूँ प्रतिरोध में चेंज। तो जो डेल्टा आर है मेरा, ये 2-4 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो ये निर्भर करता है कि आपने कितना डेल्टा टी बदला, दूसरा ये निर्भर करता है कि फिलहाल जो है मेरा आर नोट कितना है, किस टेम्परेचर से टेम्परेचर वाला। ठीक है, और इसको एक कांस्टेंट लगा देता हूँ अल्फा, अल्फा आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर हो गया, पहले कितना था आर नोट प्लस कितना चेंज हुआ डेल्टा आर। तो नया प्रतिरोध जिसको मैं बोल देता हूँ टी टेम्परेचर, चलो आर टी बोल देता हूँ कि बदल के जितना टी हो गए हैं तो कितना प्रतिरोध हो गया, तो आर नोट प्लस के अल्फा आर नोट डेल्टा टी। आर नोट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले, मान लिया कि किसी धातु के लिए, अभी मेरे को पक्का याद नहीं, ले लेते हैं अल्फा की वैल्यू मान लिया 10 की पावर -3 है, इसका मात्रा क्या आएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, प्रति डिग्री सेल्सियस आएगा इसका, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन कुछ भी इतना है। और तो टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R बराबर 500 में, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर या 1000 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ये डेल्टा टी का वैल्यू होगा, उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो नया प्रतिरोध होगा, पहले कितना है 500 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3 है, बढ़ाया कितना है 1000 बढ़ाया यानी 10 की पावर 3, तो कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 500 गुणा 2 यानी 1000 ओम, ये हो जाएगा नया प्रतिरोध। और क्या टॉपिक था इस चैप्टर, वीडियो कितना बड़ा हो गया, अरे तो 1 घंटा होने वाला है, तो जल्दी से किरचॉफ के नियम बता देता हूँ, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सेल के बारे में बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। देखो दोस्तों, हमने सेल के बारे में बात करी थी कि सेल जो है किसी कंडक्टर के मध्य लगातार उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है ना। तो जैसे कंडक्टर होता है उसका कुछ प्रतिरोध होता है, और अब हम उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि उधर एक सेल लगा दिया है, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है, तो मैं कहूँगा V बराबर मेरा IR होता है। ठीक है, ये V क्या है, ये इस सेल के टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज है, किसके बीच में, सेल के टर्मिनल्स के बीच में। सेल का टर्मिनल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल ऑफ सेल। सेल देखो, सेल एक्चुअली होता क्या है, उसके पास केमिस्ट्री में इसको हम पढ़ते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, और इनके बीच में इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में एक लवण सेतु होता है ना, इसमें कुछ कुछ भरा रहता है। ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ऐसा है, इसको तार से जोड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड भी ऐसा है, इसको तार से जोड़ा हुआ है। तो इसके और इसके बीच में एक विभवांतर होता है, विभवांतर। जब तक मान लिया परिपथ में धारा नहीं बह रही है, इसको इधर से स्विच खुला हुआ है, ठीक है, अभी धारा नहीं बह रही है, तो इसके और इसके बीच में एक विभवांतर है। मान लिया ये जो है ये प्लस का 2 वोल्ट है और ये जो है प्लस का 0.5 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना हो गया, विभवांतर हो गया 1.5 वोल्ट का।
इस 1.5 वोल्ट का विभवांतर जब इसके बीच में कोई धारा नहीं बहती होती है, इसको बोलते हैं हम सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ओपे सेल, ठीक है, जब कोई धारा नहीं बह रही होती। ये सेल में भी जब धारा बहती है ना, तो वो इसका जो पदार्थ है जो इसमें अंदर भरा हुआ है, ठीक है, भरा होता है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब उसके थ्रू भी होके धारा बहती है। अब धारा जिस चीज़ में भी होके बहेगी, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को टक्कर वक्कर मारते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध आ जाता था R बराबर ml/n²A2, ठीक है। तो करंट जो है धारा पूरे सिर्फ इस तार में और इस प्रतिरोध में ही नहीं बह रहा है, बल्कि सेल के अंदर को भी बह रहा है। उसको हम बोलते हैं सेल का इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, उसको स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इसको देखो, अब हम करते क्या है, ये इसके बीच का कुछ ईएमएफ है, इनको ही ऐसे इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये इसके टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स हो गए। जैसे ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। माइनस वाला मतलब जो लो पोटेंशियल पे है, जरूरी नहीं कि वो माइनस ही हो, जैसे प्लस है, प्लस ये भी है, पर ये ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। मेन चीज़ पोटेंशियल नहीं खेलना में, मेन चीज़ पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, विभवांतर देखना, ठीक है, विभवांतर। अच्छा, तो अब मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, परिपथ में कोई प्रतिरोध लगा दिया R, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, तो इसमें धारा बहती है I, इस प्रतिरोध के होके भी जाती है और फिर अंदर से इसके अंदर भी होके आती है। इसका अंदर तब होके जाते हैं तो R प्रतिरोध से होके उसको धारा को गुजरना पड़ता है। एक बात बतानी थी इधर, रुक जाओ, रोक के मैं सोच लेता हूँ पहले, थोड़ा सा गहन चिंतन करना पड़ेगा उसके बारे में, अभी नहीं करूँगा मैं। तो बात क्या है, सिंपल, अगर इसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल E है, तो अगर इसमें I धारा बह रही है तो इसके टर्मिनल के बीच में विभवांतर बचता है V बराबर E माइनस IR, क्योंकि जब इस R आंतरिक प्रतिरोध में I धारा बहती है तो IR का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये बात ध्यान रखनी, अगर कहीं R प्रतिरोध है और धारा इधर जा रही है I, और A पॉइंट है यहाँ और B पॉइंट है वहाँ, और R प्रतिरोध में को अगर R धारा गई तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, माइनस IR, मतलब जो VB का पोटेंशियल होगा वो VA से कम होगा, कितना, IR, इतना, मतलब धारा पोटेंशियल में से होगी, धारा जब गुजरी तो इतने का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उसी का कुछ वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो जो टर्मिनल्स के बीच में जब जो पोटेंशियल डिफरेंस बचता है जब धारा बह रही हो, वो जब धारा नहीं बह रही थी तब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, उससे IR कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो अभी इसमें किरचॉफ के नियम दोनों और व्हीटस्टोन सेतु वो सब रह गया, बाद में कर देंगे। जय श्री राम।